कहानी में आगे। फिर माँ जी ने देवर जी का हाथ मेरे हाथ में ऐसे थमाया मानो कह रही हो कि अब तुम ही हो इसकी माँ, ख्याल रखना इसका। दिन भर स्कूल की झाए झाए से थक कर माधवी उसी भवन की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में पहुंची। काम वाली को चाय बनाने को कहकर सोफे पर पसर गई। चाय पीकर वह थकान मिटाना चाहती थी। चूंकि इस समय उसका मन किसी से बात करने का बिल्कुल नहीं था, इसीलिए ऊपर आते समय मेन गेट में वह ताला लगा आई थी। अभी मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी को सुनकर उसे यह तो लग गया कि ट्रंक कॉल है, फिर भी रिसीवर उठाने का मन न हुआ। उसने सोचा कि काम वाली से कहकर फोन पर मना करवा दे कि घर पर कोई नहीं। तभी घंटी बंद हो गई। एक बार रुककर फिर बजी। वह खींचकर उठी और टेलीफोन का चोंगा उठाकर कान से लगाया। फोन जबलपुर से उसकी ननद का था। माधवी ने जैसे ही हेलो कहा, उसकी ननद बोली, भाभी तुम जल्दी आ जाओ, माँ बहुत याद कर रही है। मांजी को क्या हुआ? माधवी ने हड़बड़ा कर पूछा। लगता है अंतिम समय है, ननद जल्दी में बोली, तुम्हें देखना चाहती है। अच्छा, कहकर माधवी ने फोन रख दिया। घड़ी में देखा 4 बज रहे थे। जबलपुर के लिए ट्रेन रात को 10 बजे थी। माधवी ने ट्रैवल एजेंट को फोन कर 2 बर्थ बुक करने को कहा। वह पहले माधवी के साथ ही रहा करती थी। माधवी के पति राघव 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े बेटे की नौकरी तबादले वाली थी। तीसरा बेटा बंटी अभी बहुत छोटा था। राघव की भोपाल में BHEL में स्थायी नौकरी थी। माँ अपने छोटे बेटे को लेकर राघव के साथ भोपाल में ही सेटल हो गई थी, लेकिन यह साथ ज्यादा दिन न चला। 3 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना ने राघव का जीवन छीन लिया। माधवी को BHEL से कुछ पैसा जरूर मिला, पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। सास ने परिस्थिति को भांपा और बंटी को लेकर बड़े बेटे के पास चली गई। माधवी ने पति के मिले पैसे से एक मकान खरीदा, कुछ लोन लेकर दूसरी मंजिल बनवाई, खुद ऊपर रहने लगी और नीचे एक स्कूल शुरू कर दिया। पति की मौत के बाद माधवी की सारी दुनिया अपनी बेटी और स्कूल में सिमट गई। पहले तो सास से माधवी की थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी, पर धीरे धीरे काम की व्यस्तता से यह अंतर बढ़ने लगा। माधवी की ससुराल मानो छूट गई थी। जेठ और देवर ने फोन पर हालचाल पूछने के अलावा और कोई सुध नहीं ली। मकान, जमीन जायदाद या दूसरी पारिवारिक संपत्तियों में हिस्सेदारी तो दूर, किसी ने यह तक नहीं पूछा कि कैसे गुजारा कर रही है या स्कूल कैसा चल रहा है। इस उपेक्षा के बाद भी माधवी को कहीं न कहीं अपनों से एक स्नेहिल स्पर्श की उम्मीद होती। सहानुभूति और विश्वास से भरे 2 शब्दों की चाहत होती। अपने काम और उपलब्धियों पर शाबाशी की अपेक्षा तो हर व्यक्ति करता है, किंतु माधवी की जिंदगी में यह सब कुछ नहीं था। उसे खुद रोना था और खुद चुप हो जाना था। माधवी ने अपनी छोटी सी दुनिया बहुत मेहनत से बनाई थी। एक दिन भी इससे बाहर रहना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई बार बाहर जाकर घूमने का मन बनाया, पर न जा सकी। आज जाना जरूरी था क्योंकि सास की हालत चिंताजनक थी और उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया भी था। ट्रेन ने सुबह 6 बजे जबलपुर उतारा। वह बेटी को लेकर प्लेटफॉर्म पर बने लेडीज वेटिंग रूम में गई। वहीं तैयार हुई। बेटी को भी तैयार किया और जेठ जी के घर फोन मिलाया। फोन जेठानी ने उठाया। बातचीत में ही जेठानी ने अस्पताल का नाम पता बताते हुए कहा, हम सब भी घर से रवाना हो रहे हैं। माधवी को जेठानी के मन की बात समझते देर न लगी, इसीलिए वह स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। उस समय डॉक्टर राउंड पर थे। कुछ देर उसे बाहर ही रुकना पड़ा। डॉक्टर के जाने के बाद माधवी भीतर पहुंची।
सांस को ड्रिप लगी थी। ऑक्सीजन की नली से श्वास चल रही थी। गले के कैंसर ने भोजन पानी की नली को रोक कर रख दिया था। उनकी जबान भी उलट गई थी। वह केवल देख सकती थी और इशारे से ही बातें कर रही थी। पिछले 4 दिन से यही हालत थी। लगता था अब गई तब गई। माधवी ने पास जाकर उनका हाथ छुआ। पसीने और चिपचिपाहट से उसे अजीब सा लगा। उसकी नजर बालों पर गई तो लगा महीनों से कंघी ही नहीं हुई है। होती भी कैसे? वह पिछले 6 माह से बिस्तर पर जो थी। माधवी ने आवाज दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखकर लगा कि पहचानने की कोशिश कर रही हैं। मैं हूं मां जी, माधवी आपकी पोती को लेकर आई हूं। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। फिर हाथ उठाया और इशारे से कुछ कहा तो माधवी को लगा कि शायद पानी मांग रही हैं। माधवी ने पूछा, पानी चाहिए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने पानी का गिलास उठाया ही था कि वहां मौजूद परिजनों ने उसे रोक दिया। कहा, डॉक्टर ने ऊपर से कुछ भी देने के लिए मना किया है। माधवी का हाथ रुक गया। उसने विवशता से सास की ओर देखा। सास ने माधवी की बेपसी समझ ली थी और समझती भी क्यों नहीं। पिछले 4 दिन से यही तो वह समझ रही थी। हर आगंतुक से वह पानी मांगती। आगंतुक पानी देने की कोशिश भी करता, किंतु वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स रोक देते थे और मांझी को निराश होकर अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ती। सास की इस बेपसी पर माधवी का मन भर आया। तभी ननद ने कहा, छोटी भाभी आप घर जाकर कुछ आराम कर लें, रात भर का सफर करके आई हैं, थकी होंगी। पहले माधवी ने भी यही सोचा था, किंतु सास की हालत देखकर उसका मन जाने का न हुआ। वह बोली, नहीं ठीक हूं। माधवी वहीं रुक गई। वह स्टूल खींचकर मांझी के पैरों के पास बैठ गई। मन हुआ कि उनके पैर दबाए। माधवी ने जैसे ही कंबल हटाए, दुर्गंध उसकी नाक को छू गई। उसने थोड़ा और कंबल सरका कर देखा तो बिस्तर में काफी गंदगी थी। मांझी के प्रति यह उसका दूसरा अनुभव था। इससे पहले माधवी हाथ में चिपचिपाहट और बालों में बेतरतीब लटे देख चुकी थी। माधवी को अब समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि सास का बचना मुश्किल है। तमाम रिश्तेदार भी इस हकीकत को जान गए थे, इसीलिए सारे लोग खबर लगते ही पहुंच चुके थे। गले के कैंसर में ऑपरेशन जोखिम से भरा होता है। उसमें भी यदि श्वासनली को जकड़ लेने वाला ट्यूमर हो तो जोखिम 100% तक हो जाता है। माधवी का मन मांझी के प्रति करुणा से भर गया। उसे ग्लानि इस बात की थी कि यदि मांझी को मरना है तो क्यों उनकी इच्छाओं को मारकर और उन्हें गंदगी में पटक कर मौत की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या हम उन्हें एक स्वस्थ और अच्छा माहौल नहीं दे सकते? वह जानती थी कि एक उम्र के बाद बड़े बूढ़ों की बीमारी में केवल बेटे बेटी या बहुएं ही कुछ कर सकती हैं। उनके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। नौकरों के काम तो केवल औपचारिक होते हैं। यहाँ स्वजनों के पास समय नहीं था। यदि था भी तो इच्छा शक्ति का अभाव और अहंकार आड़े आता था। लोग आते, हालचाल पूछते, डॉक्टरों और नर्सों से बात करते, बैठकर अपनी दिनचर्या की व्यस्तता गिनाते और चले जाते। माधवी का मन हुआ कि फौरन डिटॉल के पानी से मांझी को नहला दे, पर कमरे में जेठ, नंदोई और दूसरे पुरुषों की मौजूदगी देखकर वह चुप रह गई। दोपहर को देखभाल करने वाले तमाम पुरुष चले गए। जेठानी भी मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर जा चुकी थी। कमरे में माधवी, ननद और देवर बंटी के अलावा कोई न बचा। माधवी ने मन ही मन कुछ निर्णय किया और वार्ड बॉय को आवाज देकर गुनगुना पानी, डिटॉल और स्पंज लाने को कहा। वह खुद नर्स के पास जाकर एक कैंची मांग लाई और सबसे पहले माधवी ने कैंची से मांझी के सारे बाल काटकर छोटे छोटे कर दिए।
साबुन के स्पंज से सिर साफ किया और कपूर का तेल लगाया। फिर शरीर पर स्पंज किया। सूखे साफ तौलिया से बदन पोंछा और हल्के हाथ से हाथ पांव में तेल की मालिश कर दी। साफ और धुले कपड़े पहना दिए। बिस्तर की चादर और रबड़ बदली। पाउडर छिड़का। कमरे का फर्श धुलवाया। अब मांझी में ताजगी झलक उठी थी। माधवी शाम तक वहीं रही। यद्यपि मांझी के बाल काटना किसी को पसंद नहीं आया, पर माधवी ने जिस लगन के साथ साफ सफाई की थी, यह बात सारे रिश्तेदारों को पसंद आई। वे माधवी की सराहना किए बिना न रह सके। हाँ, बाल काटने पर जेठ के तीखे शब्द जरूर सुनने पड़े। माधवी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ननद के साथ घर आ गई। अगले दिन सुबह 9 बजे माधवी अस्पताल पहुंची और थोड़ी देर बाद ही फिर सफाई में जुट गई। दोपहर को मांझी ने पानी मांगा। माधवी ने डॉक्टर की हिदायत का हवाला देकर कहा, आप ठीक हो जाइए, फिर खूब पानी पी लीजिएगा। पर इस बार मांझी नहीं मानी। उन्होंने इशारे से ही हाथ जोड़े और ऐसा संकेत किया मानो पांव पड़ रही हैं। माधवी से रहा न गया। उसके आंसू बह निकले। उसने बिना किसी की परवाह किए कप भरकर पानी मांझी को दे दिया। ननद और जेठानी दोनों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सारा पानी गले से नीचे उतर गया, जबकि कैंसर से गला पूरी तरह अवरुद्ध था। पानी भीतर जाते ही मांझी को मानो नई जान आई। उनमें कुछ चेतना सी दिखी और चेहरे पर हंसी भी। जेठानी और ननद दोनों ने कुछ कुछ बातें भी की। अब आप जल्दी ही अच्छी होने वाली हो, देखिए, गला खुल गया। तभी मांझी ने इशारा करके फिर कुछ मांगा। माधवी ने पानी और दूसरी चीजों के नाम बताए तो उन्होंने सभी वस्तुओं को इनकार कर किया। माधवी ने पूछा, दूध? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। माधवी ने तुरंत दूध मंगाया। इस बार जेठानी ने सख्ती से मना किया और कहा, पानी तो ठीक है, पर दूध बिना डॉक्टर से पूछे न दो। पर माधवी को जाने कौन सा जुनून सवार था कि उसने बिना किसी की परवाह किए मांझी को उसी कप में दूध भी दे दिया। दूध भी गले से नीचे चला गया। मांझी के चेहरे पर एक अजीब संतोष उभरा। उन्होंने इशारे से बेटे बेटियों को बुलाया। बाकी तो वहां थे, जेठ और बंटी नहीं थे। उन्हें भी टेलीफोन करके घर से बुला लिया गया। मांझी ने पहले जेठ का हाथ ननद के सिर पर रखवाया, फिर माधवी को बुलाया और फिर बंटी कोड़ोट। उन्होंने माधवी का हाथ पकड़ा और बंटी का हाथ माधवी के हाथ में देकर उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगी, मानो कह रही हूं, अब मेरे बेटे का तुम ही ध्यान रखना। माधवी का मन भर आया। आंखों में नमी छलक आई। उसने कहा, आप चिंता न करें, बंटी मेरे बेटे की तरह है। फिर उसने निगाह बंटी की ओर फेरी तो उसे अपनी ओर देखता पाया। भीतर से माधवी का मातृत्व उमड़ पड़ा। तभी मांझी के हाथ से माधवी का हाथ छूट गया। माधवी चौंकी। उसने मांझी की गर्दन को एक और रुलकते हुए देखा। कमरे में सभी चीख पड़े, मांझी! जेठ माधवी की ओर देखकर दहाड़े, तूने मार डाला मां कोड़ोट, आखिर क्यों पिलाया पानी और क्यों दिया दूध? माधवी को कुछ न सूझा। वह सहमी सी बुत की तरह खड़ी रही। रह कर उसे मांझी के संकेत याद आते रहे। उसने सोचा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। यदि मांझी की मौत करीब थी तो उन्हें क्यों भूखा प्यासा मरने दिया जाए? लोग तो घर से बाहर किसी को भूखा प्यासा नहीं जाने देते, तब जिंदगी के इस महाप्रयाण पर वह कैसे मांझी को भूखा प्यासा जाने देती? वहां मौजूद महिलाएं रोने लगी। जेठ जी का बड़बड़ाना जारी था। माधवी से सुना न गया। वह बाहर की ओर चल दी। अभी वह दरवाजे के करीब ही आई थी कि उसके दोनों हाथों को किसी ने छुआ। उसने देखा कि उसके दाएं हाथ की उंगली देवर बंटी ने और बाएं हाथ की उंगली बेटी नीलम ने पकड़ रखी थी।